चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद चैप्टर 7 सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब ये चैप्टर है एकदम सिंपल, आसान। उसके अलावा ये बहुत कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट ये अगेन हमारे खुद के मार्क्स है। छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे तो हमारे ये मार्क्स हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो पूरा ध्यान देना, एक बार रिवाइज करोगे प्रॉपरली याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अब उसमें ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम अगर उसको कलेक्टिवली एक साथ लिख रहे हैं और वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज अ सेट। इसको दिस कलेक्शन में भी लिस्टेड और डिस्क्राइब, लिस्टेड रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। डिस्क्राइब रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, लिस्टेड रहा मतलब क्या, हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो एलिमेंट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। एंड डिस्क्राइब मतलब हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि क्या है सेट के अंदर, तो जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, देन आता है कि हर एक जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द set. Each object is called elements of the set, and we usually denote set by the capital letters and their element by the small letters. Usually हम सेट्स को हमेशा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एस इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर। रोस्टर फॉर्म को ही ब्रेसेस फॉर्म बोला जाता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म को ही अल्जेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड बोला जाता है। अलग अलग नाम है, बस याद रख लो, इसीलिए उसको हाईलाइट करके ही दिया है, अलग कलर में लिखा है कि तुमको वो दिख जाए। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म हमको वैसे ही याद रखता है रहता है, बट उसके कुछ और नाम भी है, गलती से वो नाम आ गए तो हमको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हमको जो एक फॉर्मूला समझना, एक सिंबल समझना है, दैट इज दिस बिलोंग्स टू। इस फॉर्मूला इसको, इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डज नॉट बिलोंग में क्रॉस मार्क किया गया है, डज नॉट बिलोंग में क्रॉस मार्क किया, जैसे हम ए इज इक्वल टू बी ऐसे लिखते हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी करते हैं, उसी तरीके से डज नॉट बिलोंग टू के लिए बिलोंग टू वाले साइन को क्रॉस किया गया। ठीक है, अब ये हमको क्या दर्शाता है कि जो ये तुम्हारा स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए तुम्हारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट है, बट डी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, डी इज नॉट द सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर। फिर इसके रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दो तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दो तरीके से लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन। वेट, यस, सेट बिल्डर में कुछ दो तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, एक तो नॉर्मली डिस्क्राइब किया है, या फिर एक्स, एक्स कैसा है, x इज इक्वल टू 2m वेर m इज बीइंग इंटीजर लेइंग बिटवीन द इंटरवल 0 to 6। राइट, x इज इक्वल टू 2m, x को कोई और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से मैं x को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो वो x डिनोट्स टू इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर डायरेक्टली लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली दिया गया है। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, अब ये क्यों जरूरी है टाइप्स ऑफ सेट, बिकॉज इसके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे वो प्रोबेबिलिटी में भी बनते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में देखा है कि अगर सेट ए एंड सेट बी यूनियन निकाल रहे तो क्या होगा, या फिर इंटरसेक्शन है तब क्या होगा, तो हमको ये सेट के टाइप्स बस याद रखने। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है कि हियर एलिमेंट्स आर जीरो, जिस सेट के अंदर एलिमेंट जीरो है उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, उसको हम डिनोट करेंगे फाइ से। राइट, फिर मैंने तुमको बताया था कि अगर हमको सेट के अंदर फाइ लिखा हुआ दिया है तो इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, फाइ इज अ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखना कि एम्प्टी सेट किस तरीके से, या तो करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं देंगे या तो फाइ से डिनोट करेंगे, बट अगर करली ब्रैकेट भी दिया है फाइ भी दिया है तो इसका मतलब यह है कि फाइ इज अ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। क्लियर। देन फाइनाइट सेट, जहां पे नंबर्स
मुझे डिफाइन करने आ रहे कितने नंबर्स है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी मैं डिफाइन कर पा रही हूँ। इनफाइनाइट क्या, मैं जहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ उसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट क्या, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। देन इक्वल सेट, इक्वल सेट कब होता है, इक्वल सेट में सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। हम इसको कब इक्वल बोलते हैं, जब सेट ए के जितने एलिमेंट्स है वही सेट बी में है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है उतने ही सेट बी में एलिमेंट्स है, और सेम एलिमेंट्स है, इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अलग रहा तो भी चलेगा बट एलिमेंट्स पूरे के पूरे सेम है, तब हम उनको बोलेंगे कि द टू सेट्स आर इक्वल। इसको ना कुछ और तरीके से भी अगर डिफाइन करना है तो तुम ये चीज भी लिख सकते हो कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तभी वो दोनों इक्वल सेट होते हैं। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो तभी वो दोनों इक्वल सेट होंगे, तो ये भी डिफाइन कर सकते हो। देन आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या, अब यहाँ पे एलिमेंट्स सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ओनली नंबर्स एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होना जरूरी है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होना जरूरी है, तभी हम उसको बोलेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट सेट। देन पावर सबसेट, सबसेट क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं, पर बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, तब हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। पावर सेट, पावर सेट क्या है, पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, पी ऑफ ए, और अगर मुझे एन ऑफ पी ऑफ ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या आता है, जो एलिमेंट्स है सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको 2 रेज टू दैट एलिमेंट, अगर 8 एलिमेंट है तो 8 लेंगे, या 2 रेज टू एक्स, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उधर से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे, पावर सेट में कितने नंबर्स होंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। क्लियर। जितने एलिमेंट है उसको हमको 2 रेज टू इंडेक्स में डालना है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ए डैश। अब ए डैश कैसे डिफाइन किया जाता है, ए डैश मतलब ये तुम्हारा सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है इनको छोड़ के जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचे हैं उनको हम बोलेंगे ए डैश, उनको हम बोलेंगे ए डैश। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट, सेट ए को छोड़ के बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में उसको हम बोलेंगे ए डैश, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। देन इसके वजह से ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट बनता है, वापस ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। देन डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट कब, जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो। अगर इसको डिफाइन करना है तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, ए एंड बी ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरा जीरो आता है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर। फिर मैंने कुछ नाम लिख के दिए हैं, z इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सॉरी n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर, q इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, r इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड w इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये कहीं कहीं यूज होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये किसके लिए दिए, ठीक है। n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स, q फॉर रैशनल नंबर, r फॉर रियल नंबर्स एंड w फॉर होल नंबर्स, ठीक है। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है, दिस और दिस, ए और बी, ए और बी में हम क्या करते हैं, ऐड, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट बट कॉमन एलिमेंट्स हमको नहीं लिखने, राइट, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट बट कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने। एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इधर एंड चाहिए, हाँ ओके, टू और मोर है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट, जितने भी सेट्स होंगे उनके कॉमन एलिमेंट्स मुझे एक साथ चाहिए लिखना है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्लियर। कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले में सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे डिफाइन करना है, ए यूनियन बी क्या बोला मैंने, सेट ए पूरा सेट बी पूरा बट कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेना है तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, तो ए इंटरसेक्शन बी को
माइनस करना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। क्लियर? फिर तीन सेट्स के लिए मैंने डिफाइन किया था ये ए बी सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, एंड ये जो बीच का हिस्सा है ये बीच का हिस्सा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन एलिमेंट्स वहां पे दिखेंगे। तो हमको जब भी ऐसा पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए पूरा बी पूरा सी पूरा, फिर इनके कॉमन वाले हटा दो, तीनों के कॉमन वाले हटा दो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हट गया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हट गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हट गया। तो और जो तीनों का मिला के था इसको करना है ऐड, जो तीनों का मिला के था इसको करना है ऐड। ये क्लियर फॉर्मूला। और मैंने हमेशा बोला था जब भी तीन सेट दिखे उसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो या सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन हो, दोनों में से जो भी क्वेश्चन हो, पर तीन सेट दिख रहे हैं या तीन क्राइटेरिया कुछ भी दिख रहा है और वहां से हमको कुछ डिटरमाइन करने बोला है तो हम यूज वेन डायग्राम ही करेंगे। या कहीं पे भी तुमको सेट में लगे कि मुझे इंटरसेक्शन यूनियन क्लियर नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, वेन डायग्राम निकालो, आंसर मिल जाएगा। तो वेन डायग्राम की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना तो तुमको हेल्प हो जाएगी। देन एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि जब तुम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल रहे हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर जो आता है वो ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश आता है। इसका आंसर क्या आता है, ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश। एंड इसके एग्जैक्ट उल्टा मतलब क्या, अगर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश का आंसर निकालने जाओगे तो ए डैश यूनियन बी डैश आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश आएगा। क्लियर? यहाँ पे हुआ तुम्हारा सेट्स खत्म। अब चलते हैं रिलेशंस के पास। रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियंस प्रोडक्ट ऑफ द सेट। अब कार्टेशियंस प्रोडक्ट ऑफ द सेट के लिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं, जिसमें सेट ए के कुछ एलिमेंट, सेट बी के कुछ एलिमेंट, एंड उसको लिखा जाता है ए एंड बी के इसमें। तो जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, that is small a belongs to set A and small b belongs to set B। ये हमेशा इसी तरीके से होगा। जब भी मैं प्रोडक्ट करने जाऊंगी, दो सेट्स का प्रोडक्ट करने जाऊंगी, तभी याद रखना है कि ए एंड बी आ रहा है तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, या फिर तुमको एक्स वाई लेना, एक्स वाई ले लेना, जो भी है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तुमने अगर इसकी सीक्वेंस बदल दी, b इंटू ए करने लग गए, तो अगेन b का एलिमेंट पहले होगा फिर a का एलिमेंट होगा। तो वो चेक कर लेना कि हमको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया। देन एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट x y is said to be define a relation from x to y and any relation from x to y in which no two different ordered pair have the same first element is called function। रिलेशन क्या है? रिलेशन मैंने बोला था तुमको, रिलेशन बहुत सारे बनते हैं, बट फंक्शन एक ही रिलेशन पे बनता है, राइट? एक ही रिलेशन पे बनेगा। अब एक ही रिलेशन मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट बार बार नहीं आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जब एक बार आ रहा है तभी फंक्शन बनेगा। फिर उसके बाद तुमको दिया है कि x and y are two non-empty set, then the rule or a correspondence of f which associate with the each element of set x a unique element denoted by f of x of y। f of x is equal to y डिनोट किया गया है, एंड उसको हम लिखेंगे कैसे, फंक्शन x to y, फंक्शन x to y, जिसमें इमेज कहाँ होगा, सेट y का होगा। मतलब जो सेकेंड सेट है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है। प्री इमेज क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट एक्स का, फर्स्ट सेट का। एंड डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा एक्स, सेट एक्स, फर्स्ट सेट रहेगा हमेशा डोमेन, फर्स्ट सेट रहेगा हमेशा
डोमेन एंड कोडोमेन सेकंड सेट, कोडोमेन सेकंड सेट। बट इसके अंदर एक और फंक्शन आता है दैट इज रेंज। रेंज क्या है? जो y के वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, x डिनोट करने के बाद जो y के वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ओनली वो y के वैल्यूज जो मेरे रिलेशन में आ रहे हैं, हम उनको ही बोलेंगे रेंज। क्लियर? याद आया क्या? ऐसे दो सेट दिए हुए होते थे, एक सेट ए, वेट, सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है ए बी सी डी ई, एंड तुमने फंक्शन उसको डिफाइन किया है ए टू बी। ए टू बी किस तरीके से डिफाइन किया है? 1a 2b 3c 4d। अब ये जो ई एलिमेंट है, ये ई एलिमेंट मेरा कोडोमेन में रहेगा, ई एलिमेंट मेरा कोडोमेन में रहेगा, पर रेंज मेरा क्या बनने वाला है? ए बी सी डी। जितना तुम्हारा रिलेशन में आ रहा है या फंक्शन में आ रहा है, उसी को हम रेंज बोलेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं। पहले रिलेशंस देख ले। रिलेशंस में आर एस इंटू एस डिफाइन किया जाएगा। तो आर फंक्शन क्या है? आर रिफ्लेक्सिव कब रहेगा? जब मेरा ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, ए इज इक्वल टू ए, मतलब मेरे दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू दिखा, इसका मतलब समझना है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इक्वल टू दिखा तो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या? a is equal to b then b is equal to a, if a is equal to b then b is equal to a। मतलब अगर 2 4 नहीं, 2 4 नहीं, हमने जो लिया था 1a एंड a1 ऐसे दोनों भी आ रहे हैं, तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक। देन आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? a टू b, b टू c, सॉरी इक्वल टू बोलना था, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, देन a इक्वल टू c, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। क्लियर? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब? सेम सेम आ रहा है ए ए, तो वो आइडेंटिटी। एंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? डोमेन ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ मेन फंक्शन, मेन रिलेशन, सॉरी, डोमेन ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का जो डोमेन है वही मेन रिलेशन का रेंज होगा। ठीक है, उल्टा होता है। अब आते हैं फंक्शंस पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या है? फर्स्ट, वन टू वन, वन ऑन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अब इसमें हर एक एक्स के एलिमेंट के लिए दूसरा एक्स वाई का एलिमेंट होगा। हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव अ डिफरेंट इमेज इन वाई, तो वन ऑन वन। ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, इफ एवरी element in a y has at least one pre-image, every element in a y have at least one pre-image, at least एक pre-image होना चाहिए। क्लियर? देन बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? वन ऑन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन ऑन वन भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या? जो वन ऑन टू फंक्शन विद डोमेन एक्स एंड रेंज एक्स, जिसका डोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, जिसका डोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। अब देखना यहाँ पे भी आइडेंटिटी में वैसे ही था रिलेशन में, तो कुछ इस तरीके से याद रखो जहां पे कॉमन कॉमन चीजें। ओके, देन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या है? एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन वाई, मतलब हर एक का आंसर वाई आ रहा है, हर एक का आंसर सेम आ रहा है। जो रेंज है वो तुम्हारा एक सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है। जो सेट वाई, दूसरा जो सेट है, उस सेट का एक ही एलिमेंट मेरा सब जगह आ रहा है, कुछ भी वैल्यू रखो मेरा आंसर वही आ रहा है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो मेरा वाई का आंसर सेम आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब इधर रेंज सिंगल टोन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन में रेंज हो गया सिंगल टोन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे? सॉरी, चलो इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे? when that satisfies the condition f of x is equal to g of x for all the values of x। जो f of x आ रहा था वही g of x आ रहा है, जो f of x आ रहा था वही g of x आ रहा है। कब? x के जो भी वैल्यूज रखो, x के जो भी वैल्यूज दिए उस पे मेरा सेम आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वल फंक्शन। अब यहाँ पे भी इक्वल ऐसे ही था, रिफ्लेक्टिव में a टू a ही आ रहा था ना, हाँ सेम है ये।
देन इनवर्स फंक्शन, अब इनवर्स फंक्शन को एक याद रखना, ये बस कब इनवर्स होगा, इफ दिस इज 1 and 1 ऑन टू फंक्शन रहा तो, मतलब 1 and 1 ऑन टू रहा तो मैं उसको इनवर्स कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिया है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स का आंसर आता है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स का आंसर आता है। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे अगले इसमें, ठीक है। अब इसमें नया पार्ट जो तुमको ऐड किया गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स है क्या, लिमिट्स मतलब ऐसा होता है कि x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x, इसका मतलब जो भी हमको फंक्शन दिया है, अगर मैं उसमें a की x के जगह a की वैल्यू पुट करूं, x के जगह a की वैल्यू पुट करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, बट वहां पे मुझे एग्जैक्टली a की वैल्यू पुट नहीं करना है, बिकॉज ये वैल्यू मुझे खुद को ही नहीं पता है कि ये पुट करने के बाद आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पे हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी यूज करते हैं। अब कंटिन्यूटी जब यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में हमारे पास क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, a टेंड्स टू माइनस ए, x टेंड्स टू माइनस ए। अब x टेंड्स टू माइनस ए कब होगा, माइनस में फिगर है, अगर मैं x टेंड्स टू 0 लिखूं एंड उसके ऊपर मैं माइनस दे दूं, x टेंड्स टू 0 लिखूं एंड उसके ऊपर मैं माइनस दे दूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है h टेंड्स टू 0, हम लेंगे h टेंड्स टू 0, a माइनस एच, a माइनस एच जो फंक्शन दिया है वो माइनस एच, एंड अगर वही मुझे प्लस लेना है तो अगेन h टेंड्स टू 0, a प्लस एच, a प्लस एच, क्लियर। तो जब अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल आ रहे, तभी मैं बोल सकती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट करता है, एंड एग्जिस्ट के अलावा ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूटी का ये एक फॉर्मूला। देन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमको याद रखने हैं, जैसे e रेज टू एक्स माइनस वन, ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रहा तो आंसर 1 आने वाला है लिमिट में, हाँ, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस वन अपॉन x रहा तो log a आएगा आंसर। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x रहा तो आंसर 1 आ रहा है। लिमिट, ये एक बहुत काम आएगा, ये तुमको शायद से तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है 8th चैप्टर, उसमें बहुत काम आता है ये, क्योंकि इसी फॉर्मूले से वो डिफरेंशिएशन का आंसर बना है। x रेज टू n का, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, वही वाला फॉर्मूला है। एंड देन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेज टू n माइनस वन अपॉन एक्स रहा तो आंसर n आता है, और वही 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेज टू 1 बाय एक्स रहा तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स ब्रैकेट रेज टू x, दोनों का आंसर e आता है। ये बस याद रख लो, इसको 2-4 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस में पूछने वाले कंटिन्यूअस है या नहीं, या फिर कंटिन्यूअस उन्होंने दे दिया है कि दीज आर कंटिन्यूअस, उसके बाद वाली चीजें तुमको करनी है, उसके बाद वाले मतलब अब ये करना है, इफ फंक्शन a function f is continuous at a point x is equal to a, then following are the true। पहला क्या, f of a डिफाइन करने आएगा, दूसरा क्या, f of x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a आंसर आ रहा है, जो तुमने f of a का आंसर निकाला है वही मेरा लिमिट रखने के बाद आंसर सेम आ रहा है। एंड तीसरा प्लस माइनस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह का आंसर मेरा इक्वल आ रहा है, दोनों जगह का मेरा आंसर इक्वल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस होता है। तो तुमको क्या दिया जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, तो डिफाइन करो प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना। फिर आगे क्या बोला है कि इफ f and g are continuous, f and g are continuous at x is equal to a, at x is equal to a, तो f plus g, f minus g, then f into g, f by g, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे। देन पॉलिनोमियल फंक्शन y is equal to p of x, y is equal to p of x is continuous at a
एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल दिया है तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। देन रैशनल फंक्शन, रैशनल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इसमें होता है, तो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। अब ये कंटिन्यूअस रहेगा बट इन इट्स डोमेन, ये उसके डोमेन में ही कंटिन्यूअस रहेगा। हमको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का इतनी छोटी छोटी चीजें ही याद रखनी है, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इस पे जितना टाइम दो उतना तुम्हारा कम पड़ेगा। तो शॉर्ट में जाओ, जितनी चीजें याद रख सकते हो ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें, इसके अलावा तुमको और जो भी चीजें लगती है इंपॉर्टेंट उतनी ही चीजें याद रखना, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इवन सेट रिलेशन फंक्शन आसान है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखो। अगर ये वीडियो भी हम तुमने 2 बार 3 बार रिपीटेडली सुन लिया तो भी तुमको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यही रुकते हैं। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ नेक्स्ट चैप्टर।